रीबर्थ ऑफ डेंजरस माफिया क्वीन एपिसोड 4 सिंह विला आर्यन और मोना का रूम। आर्यन मोना को गोद में लाकर बेड पर लिटा देता है और मोना के गालों को छू कर बोला, बीबी प्लीज होश में आओ। फिर उसकी नज़र साइड में रखे पानी की बोतल पर जाती है। आर्यन उसे लेने के लिए चला जाता है। मोना अपनी आंखें खोलकर ये देख जल्दी से अपनी बंदूक को बेड के नीचे छुपाकर फिर से आंखें बंद कर लेती है। आर्यन पानी की बोतल लाकर उसमें से थोड़ा पानी मोना के चेहरे पर छिड़क कर देखता है तो मोना धीरे धीरे अपनी आंखें खुल रही थी। ये देख आर्यन जल्दी से बोतल को बेड के नीचे रखकर बेड पर बैठ जाता है और मोना को देखने लगता है। मोना अपनी आंखें खुलकर पहले आर्यन को देखती है और फिर एकदम से बैठकर आर्यन के गाले लगकर रोते हुए बोली, हब्बी वो देवर जी मेरे साथ। मोना की अधूरी बात समझ आर्यन प्यार से मोना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, कुछ नहीं बीबी, और मैंने राहुल को भी उसके किए की सजा दे दी थी। आप रोना बंद करो, सब ठीक है, मैं हूं ना आपके पास। आर्यन की बात सुनकर मोना आर्यन से दूर होकर आर्यन के आंखों में देखती है जहां नमी थी। ये देख मोना उसके आंखों से आंसू साफ करके बोली, सब ठीक है तो आपके आंखों में नमी क्यों है? आर्यन मोना के ऐसा करने से एकदम से मोना को गाले लगकर रोते हुए बोला, सॉरी बीबी, यह सब मेरी वजह से हुआ, मैं जिम्मेदार हूं आपकी इस हालत का। इतना बोल आर्यन फबक फबक के रोते लगता है। आर्यन को खुद से चिपक कर इस तरह रोता देख मोना हैरान थी। उसने ये सब प्लान करते समय आर्यन के बारे में सोचा ही नहीं था कि आर्यन उसकी यह हालत देख इस तरह टूटकर रोने लगेगा जबकि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। मोना यही सोच आर्यन को कसके बाहों में भरकर उसके गर्दन पर किस करके बोली, हब्बी आपकी इसमें कोई गलती नहीं, प्लीज रोना बंद करो, अगर आप इस तरह रोएगे तो मैं भी खुद को नहीं संभाल पाऊंगी, प्लीज रो मत। आर्यन रोते हुए बोला, आज जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, मैं ही आपका अपराधी हूँ। राहुल की आपके साथ ऐसा करने की हिम्मत हुई उसकी वजह में हूँ। मैंने इन लोगों कभी कुछ नहीं कहा, ऊपर से जो इन्हें चाहिए वो दिया, शायद इसलिए ये लोग मुझसे मेरी हर चीज छीनने लगे, पर वो आपको कैसे मुझसे छीन सकते हैं? बीबी हो आप, मेरी कोई चीज या दौलत नहीं जिसे मैं इन्हें भी दूं। आर्यन की बात सुनकर मोना गहरी सांस लेती है। ऐसा ही होता जब हम किसी अपने पर इतना विश्वास करें कि हमें उसे अपने परिवार माने, तब भी वे लोग हमें नीचे गिराकर खुद पूरी जगह लेना चाहते हैं। और आज आर्यन की वही आस टूटी है कि यह लोग कभी उसके अपने नहीं हो सकते हैं, इसलिए आर्यन को इतना दर्द हो रहा है। मोना यही सोच आर्यन से दूर हो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर आर्यन की आंखों में देखकर बोली, आपको मेरी कसम हब्बी, आप अब नहीं रोएंगे। मोना आर्यन की आंखों से आंसू साफ करके बोली, जिसे सुनकर आर्यन हाँ में सिर हिला देता है। मोना फिर आर्यन का सिर अपने गोद में रखकर प्यार से उसका सिर सहलाने लगती है। मोना फिर कुछ सोच बोली, हब्बी आपको नहीं लगता है कि इन लोगों ने आपका फायदा उठाकर आपकी सारी दौलत आपसे छीनने की कोशिश की है और आप इन्हें अपना मानते हो? मोना की बात सुनकर आर्यन अपना सिर ऊपर कर उसकी आंखों में देखकर बोला, मानता था, अब नहीं, आज इन्होंने आपको चोट पहुंचाकर सब कुछ खत्म कर दिया बीबी जी, और रही बात दौलत की तो मैं किसी को अपनी दौलत दे सकता हूं तो वापस भी ले सकता हूं। आर्यन की बात सुनकर मोना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो नीचे झुक आर्यन के होठों पर किस कर बोली, हाँ यही सही होगा कि आप इन लोगों से अपना सब कुछ छीन ले जो आपका है। आर्यन ना में सिर हिला देता है, मेरा नहीं। मोना कंफ्यूज होकर आर्यन को देखती है तो आर्यन मोना के गाले में हाथ डाल मोना के सिर को नीचे कर उसके होठों पर किस कर बोला, मेरा नहीं, हमारा है वो सब, और मैं इन लोगों से हमारा सब कुछ वापस लेकर आऊंगा। आर्यन की बात सुनकर मोना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हमारा। कुछ देर बाद बात करते करते आर्यन सो जाता है, जिसे देख मोना प्यार से उसके होठों पर किस कर उसे आराम से बेड पर लिटा कर बोली, सॉरी आपसे झूठ बोलने और यह सब करने के लिए, लेकिन अगर कोई आपको चोट पहुंचाकर आपसे आपका यानी हमारा सब कुछ ले लेगा तो उसे उसकी किए की सजा देना जरूरी था, और अभी सिर्फ सिरुबाद है। इतना बोल मोना बेड से खड़े होकर पहले अपनी मैक्सी को उतारकर उसे कचड़े में डाल देती है और बाथरूम में जाकर शावर ऑन करके नहाने लगती है, और फिर टॉवल में वापस आकर रात ड्रेस पहनकर बेड के साइड से अपना फोन लेकर बालकनी में जाकर झूले पर बैठ जाती है। फोन को साइड में रख और फिर चांद को देख अपनी आंखें बंद कर लेती है। रात का समय एक टूटी सी झोपड़ी में एक औरत खाट पर लेटकर अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसके पास एक 5 से 7 साल की लड़की खड़ी थी जिसकी हाथों में करीब 2 महीने का बच्चा था जो रो रहा था। वो औरत अपने पास खड़ी बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मोना मेरी बच्ची, मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा और मैं तेरे ऊपर तेरे भाई की जमींदारी देकर जा रही हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर मोना रोते हुए बोली, नहीं माँ, आप हम दोनों को छोड़कर नहीं जा सकती माँ। लेकिन तभी मोना के सिर पर रखा उसके माँ का हाथ एकदम से नीचे गिर पड़ता है और माँ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये देख मोना उस छोटे बच्चे को खाट पर रख अपने माँ से चिपक कर रोने लगती है।
तभी एक आदमी शराब के नशे में जोर से उस झोपड़ी के गेट में लात मारकर अंदर आते हुए बोला, मुझे पैसे दे, मुझे दारू पीना है। इतना बोल वो लड़खड़ाते हुए कदमों से सामने खाट पर लेटी औरत और मोना को उसके ऊपर सिर रख रोता देख बोला, ओ ये तो मर गई, अब कौन मुझे पैसे देगा, साला कुछ काम की नहीं थी, अच्छा हुआ मर गई। इतना बोल वो खाट के पास आते हुए उस बच्चे को गोद में लेकर बोला, कोई ना, तू है ना, तुझे बेचकर कुछ तो मिलेगा। इतना बोल वो आदमी उस छोटे बच्चे को लेकर जाने लगता है। ये देख मोना जल्दी से उस आदमी का पैर पकड़कर बोली, नहीं बाबा, आप मेरे भाई को मत लेकर जाओ, मैंने माँ को वचन दिया है कि मैं अपने भाई की देखभाल करूंगी। वो आदमी एक लात मोना में मारकर बोला, चल हट, अभी इस बेचने जा रहा हूं, बाद में तुझे भी बेच दूंगा। इतना बोल वो आदमी हंसते हुए जाने लगता है। मोना जो जमीन पर पड़ी हुई थी वो अपने बाप को अपने छोटे भाई को ले जाता देखकर वापस खड़ी हो साइड में पड़े एक चाकू को उठाकर उस आदमी के पीछे भगते हुए बोली, छोड़ मेरे भाई को। इतना बोल मोना उस आदमी के पीठ में चाकू से बार पर बार करने लगती है। वो आदमी दर्द में जमीन पर गिर पड़ता है। ये देख मोना उस अपने छोटे भाई को उठाकर भाग जाती है वहां से, क्योंकि वहां भीड़ लग गई थी और जल्द ही पुलिस आ गई थी। मोना उस बच्चे को लेकर रेलवे स्टेशन पर आकर एक ट्रेन में बैठ जाती है जो उसे मुंबई शहर लेकर आती है, जहां वो अपने भाई को गोद में लेकर रोड पर घूमती रहती है। 2-3 दिन पर भूख के वजह से उसके छोटे भाई की मौत हो जाती है और वो रोते हुए जब शमशान घाट में मोना रोते हुए अपने भाई के लाश को जमीन में दफन कर रही थी, तब एक आदमी पुलिस से बचने के लिए उस जगह पर आकर छुप जाता है, पर मोना उसे देख लेती है। थोड़ी देर बाद जब 2 पुलिस वाले आते हैं और वो मोना से पूछते कि उसने किसी आदमी को देखा यहाँ आते, तो मोना मना कर देती हूँ, जिस सुन वो पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। वो आदमी फिर मोना के पास आकर उससे कहता है कि उसने पुलिस वालों को उसके बारे में क्यों नहीं बताया, तो मोना नीचे जमीन पर देख ही बोली, मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं, और वैसे भी मुझे क्या मिलता तुम्हें गिरफ्तार कराने में। मोना की बात सुनकर वो आदमी मोना के अंदर का दर्द समझकर अपने घुटनों के बल बैठकर बोला, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। मोना उस दाढ़ी वाले आदमी की बात सुनकर अपना सिर ऊपर करके बोली, तू अपन को खाने देगा क्या। मोना की आंखों में अपने लिए कोई डर ना देख वो आदमी हंसते हुए बोला, जरूर मिलेगा, बदले में तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा। उस आदमी की बात सुनकर मोना बोली, ठीक है, तू जो बोलेगा अपन वो करेगी, बता किसे मारना है। वो आदमी मोना के बात सुनकर पहले शौक और फिर खुश होकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर इस शहर पर राज करेंगे बेटी, और आगे चलकर तू मेरे जगह मेरी कुर्सी पर बैठकर इस शहर और इस दुनिया में क्वीन बनकर राज करेगी। मोना उस आदमी की बात सुनकर बोली, बाबा मैं जरूर एक दिन तेरा सपना पूरा करूंगी और इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखकर राज करूंगी क्वीन बनकर। वो आदमी प्यार से मोना के सिर पर हाथ रख बोला, आज तूने मुझे बाबा बोला, मैं तुझसे वादा करता हूँ मेरी बच्ची की पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए तब भी यह तेरा बाबा तेरे साथ खड़ा होगा। फिर वो मोना को वहां से लेकर एक पुरानी फैक्ट्री में लाता है जहां काले कपड़े पहने आदमी उन्हें देख अपना सिर नीचे कर लेते हैं। ये देख मोना बाबा की तरफ देखती है जो उसका हाथ पकड़कर चल रहे थे। मोना को अपने तरफ दिखता देख बाबा बोले, देखा मेरी बच्ची, लोग पावर के आगे झुकते हैं, तुझे भी खुद अपने लिए ये पावर बनानी होगी। मोना बाबा की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। सामने एक बड़ी सी राजा वाली कुर्सी पर बाबा जाकर बैठ जाते हैं और मोना उनके पास ही खड़ी हो जाती है। उनके पास आसपास कुर्सियों पर 2-2 आदमी और खड़े हो जाते हैं और वो बाबा को देख बोले, किंग आप ठीक हो ना। बाबा यानी किंग उन्हें हाथ के इशारे से वापस बैठने का इशारा करके बोले, तुम में से किसने पुलिस को खबर दी कि आज मेरी मीटिंग थी। किंग की बात सुनकर सभी के चेहरे पर डर वाले भाव आ जाते हैं। किंग फिर अपना हाथ आगे करते हैं तो एक आदमी उनके हाथ में बंदूक दे देता है। किंग उन चारों आदमियों को देख बोले, मुझे लोग पसंद नहीं। इतना बोल किंग चारों में बीच में बैठा सबसे ज्यादा डरे हुए व्यक्ति के सीने पर गोली मार देते हैं, जिसे देख उसके पास बैठे तीनों आदमी राहत की सांस लेते हैं। किंग फिर उसके सीने पर दूसरी गोली मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर मोना पर जाती है जो उनके पास डरते हुए अपनी आंखें बंद करे खड़ी थी। ये देख किंग बोले, मोना। मोना अपनी आंखें खुलकर किंग को देख बोली, जी बाबा। किंग, क्या तुम्हें डर लग रहा है। मोना बोली, जी बाबा थोड़ा सा, जिसे सुनकर किंग उसके आगे बंदूक करके बोले, लो अब तुम इस गोली मारो। मोना हैरान होकर बाबा के हाथों में बंदूक देखती है जो वो उसके तरफ करके उसे उठाने का इशारा कर रहे थे। मोना ये देख अपने कांपते हुए हाथों से बंदूक को अपने दोनों हाथों में लेकर उसे उस आदमी तरफ करती है जो दर्द में नम आंखों से मोना को देख रहा है और उसके सीने से खून निकल रहा था।
ये देख मोना की हिम्मत काम करना बंद कर देती है और किन को देखना में सिर हिला देती है कि उससे नहीं होगा। वहां सभी लोग ये देख हैरान थे कि किन क्यों एक बच्ची के हाथ में बंदूक दे रहे हैं जो किसी को नहीं मार सकती। मोना को ऐसा करता देख किन गुस्से में मोना के हाथ को पकड़ बंदूक से 3-4 गोली उस आदमी के सीने में चला देते हैं। और फिर मोना को देख बोले, आदत डाल ले मेरी बच्ची, अब तू इसी तरह उन लोगों को मारेगी जो तेरे रास्ते में आएंगे। मोना की दिल की धड़कन तेज चलने लगती है। उस दिन के बाद किंग ने मोना को बंदूक चलाना सिखाते हैं और साथ में वो हर चीज सिखाए जिससे मोना आगे जाकर किंग की कुर्सी पर बैठ गई और बन गई मुंबई की माफिया क्वीन। पर ज्यादा अपने साथियों पर निर्भर होने और उन पर विश्वास करने के वजह से फिर एक आदमी ने पुलिस को मोना की जानकारी दी जिसके वजह कई सारे लोग मर गए और बाद में मीटिंग में मोना के ऊपर सवाल उठाए गए। राणा और ब्लैक डेविल कई सारे लोगों ने मोना के खिलाफ वोट करे जिससे मोना को क्वीन की कुर्सी छोड़ने पड़ी। मोना ने तब कसम खाई वो फिर किन की कुर्सी पर बैठेगी और उन सभी लोगों को मौत के घाट उतारेगी और अपनी एक नई टीम बनाएगी। इस बार कोई उसका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। मोना यही सोच अपनी आंखें खोल लेती है और फिर झूले से उठकर अपना फोन लेकर अंदर रूम में जाने लगती है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। मोना जब अपने फोन की स्क्रीन पर देखती है तो रोहित नाम शो हो रहा था, जिसे देख मोना वापस आकर कॉल रिसीव करके बोली, हाँ भाई, कैसे याद किया इतनी रात को। मोना की बात सुनकर कॉल की दूसरी तरफ से रोहित, जो पूजा के घर पर उनके रूम में बालकनी में खड़ा था, वो घर से बाहर पूजा की जीप जाते हुए देखकर बोला, मोना, पूजा और उसकी टीम अब माफिया को खत्म करने का काम शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत आज रात के ऑपरेशन से होगी, जहां वो लोग किसी ऐसे आदमी को पकड़ने जा रहे हैं जो सभी माफिया के लोगों को जानता है, पर उस आदमी का नाम मुझे नहीं पता। मोना रोहित की बात सुनकर अपना सिर पकड़ कर बोली, क्या यार भाई, ये भाभी हम लोगों के पीछे क्यों पड़ी है और क्या आपको पुलिस वाली ही मिली शादी के लिए? अब देखो मुझे रात में भी सुने नहीं देंगी। मोना बुरा सा मुंह बनाकर बोली, जिसे सुन रोहित बोला, सॉरी, जब प्यार किया तब वो केवल एक स्टूडेंट थी। प्यार होने के बाद जब हम शादी कर ली, अगले ही दिन वो मेरे सामने पुलिस की वर्दी में आकर बोली, देखो पतिदेव, तुम्हारी बीवी पुलिस वाली बन गई। तब से लेकर मैं आज तक उससे कहता हूँ कि वो मुझे छोड़ दे, पर वो मुझसे इतना प्यार करती है कि छोड़ने के नाम पर ही उसके आंखों से गंगा यमुना बहने लगते हैं। राहुल भी रोनी सी शकल बनाकर बोला। मोना गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, अब शादी कर ही ली तो निभाओ। मोना की बात सुनकर रोहित बोला, अच्छा मोना, बाकी पुलिस वालों से मुझे मतलब नहीं है, वो चाहे मर भी जाए, लेकिन तू इतना ध्यान रखना कि तेरी भाभी ठीक रहे, उसमें तेरी भाई की जान बसती है। रोहित की बात सुनकर मोना मुस्कुराकर बोली, ओके भाई, आप चिंता मत करो, मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखूंगी कि भाभी को चोट ना पूछे। मोना की बात सुनकर रोहित बोला, थैंक्स छोटी, और क्या तेरा प्यारा इनोसेंट हब भी सो गया? रोहित हंसते हुए बोला, जिसे सुन मोना भी हंसते हुए बोली, जी भाई, आज मैंने उन्हें थोड़ा रुला दिया था, पर बाद में चुप करा करके सोला दिया। मोना की बात सुनकर रोहित हैरान होकर बोला, तूने उसे भी नहीं छोड़ा? रोहित की बात सुनकर मोना बोली, उन्हें दुखी और रुलाने का हक सिर्फ आपकी बहन के पास है। इतना बोल मोना रोहित को अपना पूरा कांड बता देती है जो उसने रोहित के साथ किया, और फिर आर्यन का गुस्सा और उसका उसके लिए रोना भी। रोहित मोना की बात सुनकर पहले शौक फिर कुछ सोच कर बोला, जहां तक मैं समझा आर्यन को तो सच में तेरे लिए बेस्ट है और तुझे बहुत प्यार भी करता है, जो तेरे ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करता है, इसलिए उसे अपने पास रखना, क्योंकि इसे लोग हमें मुश्किल से मिलते हैं छोटी। रोहित पूजा को याद करते हुए बोला, जो उसके लिए पागल है उसके लिए कई बार अपने मम्मी पापा से भी लड़ जाती है। इधर मोना भी आर्यन के बारे में सोचने लगती है कि उसे भी एक ऐसा आदमी मिल ही गया जो कभी उससे कोई सवाल नहीं करता, बल्कि वो उसके लिए अपने भाई को मारा बिना ये जाने कि उसने कुछ किया भी या नहीं। दोनों के आंखों के सामने अपने अपने प्यार का चेहरा था। रोहित फिर कॉल काटते हुए बोला, चल बाय, मैंने जो बोला उस पर ध्यान देना, तेरी भाभी को थोड़ी भी चोट नहीं आना चाहिए वरना। रोहित की बात सुनकर मोना जल्दी से बोली, नहीं भाई, वरना कुछ नहीं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि भाभी पर गोली ना चलाना पड़े। रोहित बोला, गुड गर्ल, और कॉल काट देता है। मोना भी छोटे को एक मैसेज कर तैयार होने लगती है जाने के लिए। तैयार होने के बाद मोना अपनी बंदूक कमर के पीछे रख अपने चेहरे पर मास्क लगाकर एक नजर आर्यन को आराम से सोता देख मुस्कुराकर रूम से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ पूजा की जीप एक नाइट क्लब के आगे आकर रुकती है। पूजा इस समय सादा ड्रेस में थी, साथ में उसके बाकी साथी भी जो अलग अलग रूप लेकर क्लब के अंदर गए हैं। पूजा अपने सभी साथियों के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट थी, और वो जैसे ही अपनी जीप से उतरती है तो क्लब के बाहर एक बाइक पर बैठा आदमी बोला,
मैडम इसी क्लब में है वो आदमी जिसे हमें गिरफ्तार करके इन्फॉर्मेशन निकालने है। पूजा उस क्लब के अंदर जाते हुए बोली, ठीक है तुम यहीं रुककर आसपास नजर रखना और कुछ भी गड़बड़ देखने पर मुझे तुरंत बताना। पूजा की बात सुनकर वो आदमी बोला, यस मैडम। पूजा क्लब के अंदर प्रवेश करती हैं तो उसे अपने साथी जगह जगह लोगों के बीच दिखाई देते हैं। तभी एक आदमी पूजा को डांस कर रहे लोगों की तरफ इशारा करता है। पूजा उस तरफ देखती है तो उसे एक आदमी लाल टी शर्ट पहने दिखाई देता है स्टेज पर, जो दो लड़कियों के साथ नाच रहा था। पूजा उस आदमी को देख सभी साथियों को कुछ इशारा कर एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है और उस आदमी पर नजर रखती है। इधर मोना भी निकल चुकी थी बाइक पर नाइट क्लब में आने के लिए। नाइट क्लब में स्टेज पर एक गुंडा सा देखने वाला आदमी जो लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए था और उसके साथ दो लड़की नाच रही थी। पूजा की नजर उसी पर थी। तभी एक थोड़ा हैंडसम लड़का पूजा के सामने वाली कुर्सी पर बैठकर बोला, हे हैंड वेविंग में रियान। पूजा एक नजर उसे देख फिर इग्नोर करके बोली, तो मैं क्या करूं? वो लड़का पूजा की बात सुनकर पहले थोड़ा उदास होकर फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, लगता है तुम किसी का इंतजार कर रही हो, क्या मैं सही हूं? पूजा जिसकी नजर उस आदमी पर थी वो रियान की बात सुनकर थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें उससे मतलब, जाओ यहां से। रियान पूजा की बात सुनकर उसकी नजरों का पीछा करते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? पूजा पहले रियान को घूर के देखती है और फिर कुछ सोच बोली, ओके पर थोड़ा दूर रहना वरना वहीं मारोगी। रियान पूजा की बात सुनकर पहले थोड़ा डरता है फिर हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके नो प्रॉब्लम। इतना बोल वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर पूजा की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। पूजा जो कुर्सी से खड़ी हो रही थी वो घूर के रियान को देखती है तो रियान सॉरी बोल अपना हाथ पीछे कर लेता है। पूजा फिर अपने सभी साथियों को इशारा कर उस लड़के के साथ डांस करने के लिए चली जाती है और फिर पूजा भी बाकी लोगों की तरह थोड़ा हिलते हिलते डांस करने लगती है रियान के साथ, पर उससे थोड़ा दूर होकर साथ में पर उस लाल टी शर्ट पहने आदमी पर भी पूरी नजर रखे हुए थी जो अपने साथ डांस कर रही लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। ये देख पूजा का मन किया कि वो इस आदमी को यही गोली मार दे, पर इससे उनका सारा प्लान फेल हो जाता। तभी रियान बोला, थैंक्स मेरा डांस पार्टनर बनने के लिए। पूजा एक नजर उसे देख हल्का सा मुस्कुरा देती है, बस। ये देख रियान बोला, लगता है आपको ज्यादा बोलना पसंद नहीं। पूजा हाँ में सिर हिला देती है। क्या है ये लड़का यार, कब से उसे पक्का रहा है, पता नहीं उसे इस पुलिस की जॉब के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वरना इस समय वो अपने रूम में अपने प्यारे पतिदेव की बाहों में आराम से लेट कर सो रही होती। खैर छोड़ो, अब उसे अपनी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। यही सोच पूजा रियान की बातों को इग्नोर करने की कोशिश करने लगती है डांस करते हुए और अपने साइड में हिल रहा लाल टी शर्ट वाले पर नजर रखती है। और यह बात वो लाल टी शर्ट वाला आदमी नोटिस कर लेता है और पूजा को ऊपर से नीचे तक देख उसे अपने साथ डांस कर रही दोनों लड़कियों तो बेकार लगती है, इसलिए वो डांस करते हुए पूजा के पास आने लगता है। नाइट क्लब के बाहर मोना की बाइक आकर रुकती है। वो पुलिस वाला जो अपनी बाइक पर बैठा आसपास सभी पर नजर बनाए हुए था, वो एक लड़की को बाइक से उतरता देख जो ब्लैक मास्क लगाए और जीन्स शर्ट में नाइट क्लब के अंदर जाता देख बोला, ये कौन थी? उसकी बात अंदर क्लब में सभी साथियों ने सुन ली थी, पूजा ने भी। पूजा बोली, क्या हुआ, कौन है, तुमने किसे देखा? आरव। आरव पूजा की बात सुनकर बोला, मैडम एक लड़की बाइक पर आती है और वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थी, काले कपड़े पहने। पूजा कंफ्यूज होकर बोली, ये कौन है? और वो गेट की तरफ देखने लगती रुक कर और बाकी लोग डांस कर रहे थे उसके आसपास। तभी मोना क्लब के अंदर आ जाती है और पूरे क्लब को देख फिर पूजा को देख हल्का सा मुस्करा कर बोली, भाभी हम फिर मिले। पर पूजा मोना की बात सुन नहीं सकती थी, बस कंफ्यूज होकर उसे एक टेबल के पास आकर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठता हुआ देखती है। पूजा मोना को देखने में इतना खो गई थी जिससे उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो लाल टी शर्ट वाला आदमी पूजा के बिल्कुल पीछे आकर पूजा के पीछे भाग को ही देखे जा रहा था। और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर पूजा के पीछे भाग को हल्का सा छू लेता है, जिससे पूजा एकदम से साइड हो जाती है और वो उस लाल टी शर्ट वाले आदमी से कुछ बोल पाती उससे पहले उस आदमी को नोटिस कर रहा रियान गुस्से से उस आदमी की कॉलर पकड़कर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुए मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी करने की? पूजा रियान को गुस्से में देख बोली, रियान छोड़ो उसे। वो लाल टी शर्ट वाला आदमी रियान के हाथों से अपनी कॉलर छोड़ा कर बोला, क्या रहे ज्यादा हीरो बन रहा है तू? जब तेरी गर्लफ्रेंड को मेरे टच से प्रॉब्लम नहीं है तो तू क्यों बीच में उछल रहा है? रियान उस आदमी की बात सुनकर जैसे ही कुछ बोलने को होता है उससे पहले पूजा बहुत धीरे लेकिन कड़क आवाज में बोली, रियान उसके मुंह लगना बंद करो।
और फिर उस लाल टी शर्ट वाले आदमी से बोली, सॉरी भाई, मेरा दोस्त थोड़ा गुस्से वाला है। पूजा की बात सुनकर वो आदमी मुस्कुरा कर वापस डांस करने लगता है। पूजा भी रियान के साथ डांस करते हुए उसे दो बातें सुनाने लगती है। अभी इस लड़के के वजह से उसका सारा प्लान फेल हो जाता। मोना जो दूर एक टेबल के पास कुर्सी पर बैठकर बियर बार पी रही थी, वो ये देख हंस पड़ती है और फिर कुछ सोच अपने पेंट की पॉकेट से अपना फोन निकालकर पूजा और रियान की डांस करते हुए एक फोटो लेकर उसे रोहित को शेयर कर देती है। चलो अब थोड़ा भाई को जलाया जाए। और फोटो के साथ एक मैसेज भी कर देती है, वाह भाई देखो, भाभी तो यहाँ एक हैंडसम लड़के के साथ डांस कर रही है और आप वहाँ रूम में अकेले बेड पर मक्की मार रहे हैं। मैसेज करने के बाद मोना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। चलो देखते हैं उसका भाई क्या रिप्लाई करता है। मोना ये सोच ही रही थी, तभी लगातार रोहित के मैसेज की बारिश होने लगती है उसके फोन पर। वो लड़का कौन है? पाउटिंग एंग्री पूजा कैसे किसी भी उल्लू के साथ डांस कर सकती है अपने पति को छोड़कर? तुम क्या वहां घूमने गई हो? जाओ मेरी पू के पास उस लड़के को दूर करो वरना मैं उसका खून कर दूंगा, समझी तुम? पाउटिंग एंग्री मोना यह मैसेज पढ़ मुस्कुराते स्माइल हुए बोली, रुको रुको मेरे जल को कड्डू भाई, इतना गुस्सा किस लिए? भाभी अभी अपनी ड्यूटी पर है और यह सब उनके काम का ही हिस्सा है, वो किसी को डेट नहीं करने वाली, आप शांत हो जाओ। रोहित गुस्से में, तुम चुप करो, तुम्हें क्या पता आज के लड़कों के बारे में कितने कमीने होते हैं। वो मेरी भूली वाइफ को अपने जाल में फंसा रहा है, उसे मेरी बीवी से दूर करो, नहीं तो इस शहर में खून की नदियां बह जाएगी। पाउटिंग 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 पाउटिंग। मोना रोहित का यह मैसेज पढ़कर लिखती है, क्या भाई आप भी ना छोटी सी बात पर इतना गुस्सा कर रहे हैं, और वैसे भी भाभी भी उसे अपने करीब नहीं आने दे रही और मैं भी हूँ, आप चिंता मत करो, अगर किसी ने भाभी को थोड़ा भी चोट पहुंचाई तो मैं उसे उसी समय गोली मार दूंगी। ओके रोहित, ठीक है, तुम पूरी नजर रखना उन पर और मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उनकी फोटो भेजते रहना। रोहित की बात सुनकर मोना अपना सिर पकड़ लेती है, क्या सभी मर्द इस ही होते हैं? शायद होते हो, उसने अभी तक आर्यन का जलने वाला रूप नहीं देखा। चलो अच्छा है वो सो रहा है, क्योंकि अब वो कुछ ऐसा ही करने वाली है जो उसका पति नहीं देख पाता। यही सोच मोना अपना फोन अपने पेंट की पॉकेट में रख लेती है। मोना फिर डांस कर रहे लोगों के पास जाने लगती है। वहां पर मौजूद पूजा और उसके सभी साथियों की नजर मोना पर जाती है, ये लड़की कौन है? पूजा का ध्यान फिर मोना पर होने के वजह से वो लाल टी शर्ट वाला आदमी की गंदी नजर और हाथ पूजा के पीछे भाग पर जाने लगता है। पर वो पूजा को टच भी कर पाता उससे पहले मोना पूजा के पास आकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेती है। ये देख वो आदमी पूजा को देखता है, जो अब उसके तरफ पलट उसके हाथ को देखती है जिसे अब इस मास्क वाली लड़की ने पकड़ा हुआ था। रियान ये देख पूजा से बोला, देखा मैंने कहा ना, यह आदमी तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। पूजा रियान की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती है, बस मोना को देखती है। मोना उस आदमी का हाथ पकड़े ही बोली, यार तुम गलत लड़की पर चांस मार रहे हो। मोना को देख और उसकी बात सुनकर वो लाल टी शर्ट वाला आदमी हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं आप मुझे गलत समझ रही है, मैं तो बस। मोना उस आदमी की बात सुनकर हंसते हुए बोली, अच्छा ऐसा क्या, चलो छोड़ो, उसके पास डांस पार्टनर है और तुम्हें चाहिए तो मैं फ्री हूं। मोना अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाकर और फिर उस आदमी का हाथ अपने कमर पर रख और अपना हाथ उसके कंधे पर रख लेती है। वो आदमी ये देख पहले शौक फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, जी। और वे दोनों डांस करने लगते हैं। ये देख सभी लोग वापस डांस करने लगते हैं। पूजा डांस करते हुए अपने सभी साथियों से बोली, नजर बनाकर रखो इस लड़की पर, लगता है इसे हमारा प्लान पता है। पूजा की बात सुनकर सभी शौक होकर बोले, यस मैडम। बोल वे लोग क्लब के अलग अलग कोने से मोना और उस आदमी पर नजर रखते हैं। पूजा भी रियान के साथ डांस करते हुए मास्क वाली लड़की और लाल टी शर्ट वाले आदमी पर नजर बनाकर रखती है, जो उनसे थोड़ी दूर ही डांस कर रहे हैं। मोना उस आदमी कंधे पर एक हाथ रखे हुए थी और दूसरे हाथ से उसका एक हाथ पकड़े हुए थी और उस आदमी का हाथ मोना की कमर पर था। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि वो डरा हुआ लग रहा था। मोना उसके हाथ की उंगली मोड़कर हल्के गुस्से में धीरे से बोली, बहुत आयाशी चढ़ी है तुझे, तभी इतनी रात को इस क्लब में लड़कियों के साथ नाच रहा है बिना ये जाने कि यह पुलिस भी है जो तुझे गिरफ्तार करने आई है। मोना की बात सुनकर वो आदमी डरते हुए बोला, क्या सच में क्वीन यहाँ पुलिस वाले हैं? और वो आसपास देखने लगता है। ये देख मोना गुस्से में उसके पैर में लात मारकर बोली, पागल है क्या, अगर उन्हें थोड़ा भी शक हुआ तो तेरी वजह से मैं भी फंसूंगी। मोना की बात सुनकर वो आदमी बोला, सॉरी क्वीन, पर हम अब कैसे बचकर निकलने वाले हैं? उस आदमी की बात सुनकर मोना बोली, तुम कुछ मत करो, जो करना वो मैं करूंगी।
इतना बोल मोना मुस्कुराते हुए उस आदमी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। ये देख पूजा बोली, पीछा करो इनका। पूजा का ऑर्डर मान सभी लोग उस तरफ जाते हैं जहां मोना साइड में सीढ़ियों से उस आदमी का हाथ पकड़ ऊपर चली जाती है नाइट क्लब की बिल्डिंग के, और उसके पीछे बाकी सभी पुलिस वाले चले जाते हैं और फिर पूजा भी जाने लगती है तो रियान उसका हाथ पकड़कर बोला, यार तुम कहाँ जा रही हो। पूजा एक नज़र सीढ़ियों की तरफ देख फिर रियान के हाथ से अपना हाथ छोड़ा कर बोली, आगे से बिना मेरी मर्जी के ऐसा किया तो लॉकअप में बंद कर इतना मरूंगी कि तुम्हारे अंदर की सारी आशिकी बाहर आ जाएगी, समझे। पूजा गुस्से से इतना बोल वहां से चली जाती है। रियान अब तक समझ चुका था कि यह लड़की एक पुलिस वाली है, जिसे समझ उसके माथे पर पसीना आ जाता है। उसने एक पुलिस वाली लड़की पर लाइन मारी, यही सोच सोच उसकी हालत खराब हो रही थी। दूसरी तरफ मोना उस आदमी को लेकर उस बिल्डिंग के छत पर लेकर आती है और ऊपर आने वाले गेट को बंद कर देती है। सारे पुलिस वाले जब ऊपर पूछते हैं तो उन्हें गेट बंद देखता है। ये देख एक पुलिस वाला बोला, इन्होंने गेट क्यों बंद कर दिया, और वे लोग डोर को नॉक करने लगते हैं। वो आदमी ये देख मोना से कंफ्यूज होकर बोला, क्वीन हम यहाँ क्यों आए और कैसे भागने वाले हैं हम। मोना अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान ला उस आदमी की गर्दन पकड़कर बोली, सॉरी यार पर तुम्हें मारना होगा क्योंकि पुलिस को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, जिससे तुम हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हो अगर जिंदा रहे तो। मोना की बात सुनकर और उसके चेहरे पर मुस्कान देख वो आदमी डर जाता है और वो जिसे ही भगने की कोशिश करने को होता है तभी एकदम से उसकी दर्द में चीख निकल जाती है और वो दर्द में अपने गर्दन पर हाथ रख लेता है जहां से अब खून बहने लगा था। वो नम आंखों से मोना को देखता है तो मोना मुस्कुराकर अपने हाथ की तरफ इशारा करती है जहां एक छोटी सी बिलेट थी। इधर सभी पुलिस वाले सभी उस आदमी की चीख सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं हैरानी से। तभी वहां पूजा आ जाती है और वो सभी को वहां देख बोली, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो और यह किसकी चीखने की आवाज थी। पूजा की बात सुनकर एक पुलिस वाला बोला, मैडम उन दोनों ने दरवाजा बंद कर दिया है और यह आवाज उस आदमी की है, लगता है उसके साथ कुछ हुआ है। उस पुलिस वाले की बात सुनकर पूजा गुस्से से सभी को देख बोली, तुम यहाँ खड़े रहे और उस लड़की ने मार भी दिया हो उसे। इतना बोल पूजा अपने बंदूक निकालकर एक गोली दरवाजे की कुंडी पर मार देती है जिससे कुंडी ही टूट जाती है। ये देख पूजा एक नज़र सभी को देखकर गेट खुल छत पर आ जाती है और उसके पीछे बाकी सभी। तो ये देख सभी शॉक हो जाते हैं कि नीचे उस आदमी की लाश पड़ी थी। पूजा फिर सामने देखती है तो वो मास्क वाली लड़की यानी मोना इस बिल्डिंग के कोने पर खड़ी थी और एक मुस्कान पूजा की तरफ पास कर फिर वहां से नीचे छलांग लगा देती है। ये देख पूजा जोर से बोली, पकड़ो उसे, और उस तरफ भागती है उसके पीछे बाकी सभी। पूजा और बाकी लोग जब बिल्डिंग के छत के कोने पर आकर नीचे देखते हैं तो वो मास्क वाली लड़की अपनी बाइक पर बैठकर जा रही थी। ये देख पूजा बोली, आरव उस मास्क वाली लड़की का पीछा करो जल्दी। आरव जो शौक में खड़ा था, यह मास्क वाली लड़की इतने ऊपर क्यों कुंडी और कैसे। पर पूजा की बात सुनकर वो अपनी सोच से बाहर आकर अपनी बाइक पर बैठ उसे चालू कर तेजी से मोना की बाइक का पीछा करता है। ये देख पूजा और बाकी सभी पुलिस वाले नीचे की तरफ भागते हैं और फिर नाइट क्लब से बाहर आकर पूजा अपनी जीप में बैठकर मोना का पीछा करने लगती है और कुछ पुलिस वाले जीप में पीछे बैठ जाते हैं तो कुछ अपनी अपनी बाइक से मोना का पीछा करते हैं। मोना जो सबसे आगे अपनी बाइक को भगा रही थी वो गहरी सांस लेकर बोली, ये लोग मरने आ रहे हैं मेरे पीछे। इतना बोल मोना अपना एक हाथ को पीछे ले जाकर अपनी कमर से अपनी बंदूक निकालकर पीछे आ रही आरव की बाइक पर एक गोली चला देती है जो जाकर आर्यन के बाइक के टायर पर लगती है, जिससे आर्यन बाइक के साथ नीचे गिरता है। उसके पीछे आ रही पूजा की जीप में बैठी पूजा जीप रोक लेती है और दो पुलिस वाले आरव को उठाकर पीछे जीप में बैठा लेते हैं। जीप चला रहा वो पुलिस वाला बोला, मैडम अब बाइक वाली लड़की दिखाई नहीं दे रही कहीं। पूजा उस पुलिस वाले की बात सुनकर आगे रोड पर देखती है तो अब उसे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दो पुलिस वाले और अपनी बाइक पर आ जाते हैं, जिन्हें देख पूजा जीप से उतरकर एक पुलिस वाले से बोली, तुम सब यहीं रुककर मेरे कॉल का इंतजार करना। और पूजा उससे बाइक लेकर बाइक पर बैठकर बोली, यहीं रुको सभी। पूजा की बात सुनकर वो दूसरा बाइक वाला बोला, मैडम क्या मैं आऊं आपके पीछे। पूजा नामे सिर हिलाकर बाइक चालू कर निकल जाती है और बाकी सब पूजा को जाते हुए देखते हैं जो आगे जाकर एक गली में अपनी बाइक मोड़ देती है। ये देख एक पुलिस वाला बोला, कुछ भी कहो वो मास्क वाली लड़की थी तो बहुत खतरनाक, तभी इतने ऊपर से कूद के भाग गई बाइक से। जिसे सुन दूसरा पुलिस वाला बोला, ये तो है पर अपनी मैडम से बच नहीं सकती वो। इस तरह वे लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं।
इधर मोना जब किसी को अपने पीछे ना आता देख बाइक रोक कर पीछे देखते हुए बोली, क्या सच में भाभी जी इतनी जल्दी हार गई? पर भाई ने तो बोला था कि वे आसानी से हार नहीं मानती। मोना यही सोचकर आगे देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उसका भाई सही था। पूजा आगे बाइक रुक कर खड़ी थी और मोना को ही घूरे जा रही थी। मोना बाइक को रेस देते हुए बोली, मजा आएगा भाभी के साथ बाइक रेस करने में। और दोनों एक दूसरे को घूरते हुए अपनी अपनी बाइक की किलेट छोड़ देती है, जिससे दोनों की बाइक एक दूसरे के तरफ तेजी से आती है। दोनों की बाइक एक दूसरे के पास आकर टकराने वाली होती है। तभी मोना अपने बंदूक निकालकर पहले पूजा के ऊपर गन पॉइंट करती है और फिर उसे नीचे लाते हुए उसके बाइक के आगे टायर पर गोली चला देती है। ये देख पूजा अपनी बाइक को साइड में मोड़ लेती है, जहां से एक बड़ा ट्रक निकल रहा था। पूजा का ध्यान उस पर नहीं था, वो बंदूक से गोली से बचते हुए मोना को देख रही थी। पर मोना की नजर ट्रक पर जाती है और वो अंदर से काम उड़ती है और पूजा को देख बोली, देखकर भाभी पीछे ट्रक आ रहा है। पर पूजा की बाइक नीचे गिरने से उसका पैर बाइक के नीचे फंस चुका था और मोना की बात सुनकर अपने पीछे देख डर से अपने आंखों पर हाथ रख लेती है। ये देख मोना जल्दी से अपनी बंदूक से एक गोली और चला देती है, इस बार उस ट्रक के आगे टायर में मारती है, जिससे वो पूजा से थोड़ी दूरी पर ही साइड में मोड़कर लाइट के खंभे में लगता है, जिससे वहां की लाइट बंद हो जाती है। पूजा लाइट के खंभे की टूटने की आवाज सुनकर जब अपनी आंखें खुलकर देखती है तो ये देखकर शॉक हो जाती है और फिर अपने आगे देखती है तो वो मास्क वाली लड़की उसे देख मुस्करा रही थी। मोना पूजा को देखकर बोली, सॉरी आपको चोट पहुंचाने के लिए, पर आप सच में एक बहादुर पुलिस वाली हो और मुझे लगता है कि आप इस एक्सीडेंट से बची इसका कारण भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपका इंतजार कर रहा है घर पर, इसलिए अब घर जाओ, बाय। इतना बोल मोना अपनी बाइक को मोड़कर तेजी से वहां से निकल जाती है। मोना की बात सुनकर पूजा हैरान थी, इस लड़की ने उसे क्यों बचाया और वो कैसे जानती है कि कोई उससे बहुत प्यार करता है जो उसका इंतजार कर रहा है। पूजा ये सोच ही रही थी तभी वो ट्रक वाला पूजा के पास आकर बोला, लड़की जब तुझे बाइक चलाना नहीं आता तो क्यों बाइक चलाती हो? अब देखो तुम्हारी वजह से मेरी क्या हालत हो गई। और वो पूजा के पैर के ऊपर से बाइक को खड़ी कर देता है। पूजा ये देख धीरे से खड़े होकर उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ रसीद कर बोली, पी कर ट्रक चलाते हो क्या? जब देख रहा था कि मैं बाइक से गिर गई तो ट्रक रोका क्यों नहीं? पूजा की बात सुनकर वो आदमी बोला, तुम्हें क्या करना, इससे मैं कैसे भी ट्रैक चालूं और पहले मुझे मेरे पैसे दो। पूजा उस आदमी की बात सुनकर बोली, ओके देती हूं, अभी रुको। इतना बोल अपने फोन से एक कॉल कर बोली, आरव तुम जीप लेकर यहां आओ, एक आदमी को गिरफ्तार करना है। पूजा की बात सुनकर वो आदमी बोला, तू अपन को डराती है, रुक मैं तुझे अभी बताता हूं। इतना बोल वो अपने पीछे से एक बड़ा चाकू निकालकर उसे पूजा को देखा कर बोला, अब तू गई छोरी। पूजा ये देख गुस्से से उस आदमी का हाथ पकड़ जिसमें उसे वो बड़ा सा चाकू पकड़ा हुआ था और फिर उसके गाल पर लगातार थप्पड़ रसीद देती है 4-5। तब तक बाकी सभी पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं जो उसे पकड़कर गाड़ी में डाल देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। पूजा जीप में आगे सीट पर बैठी उसी पल को याद कर रही थी, आज अगर उस मास्क वाली लड़की ने सही समय पर उसकी जान नहीं बचाई होती तो रोहित को फिर कभी नहीं देख पाती वो। पूजा को इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी कि उस आदमी के मारने के बाद क्या होगा और क्या उसकी नौकरी भी जा सकती है। उसे चिंता थी तो इस बात की, अगर उसे कुछ हो जाता तो उसके पति रोहित पर क्या बीतेगी। पूजा रोहित को याद कर रही थी तभी उसके हाथ में पकड़े फोन पर किसी का कॉल आने लगता है। पूजा जब फोन की स्क्रीन को देखती है तो रोहित का कॉल देख वो हैरान रह जाती है कि रोहित तो सो रहा था घर पर रूम में, फिर उसे कैसे कॉल कर सकता है। यही सोच पूजा कॉल रिसीव करके जैसे ही बोलने वाली होती है कि आप अभी तक क्यों जग रहे हो पतिदेव, पर उससे पहले दूसरी तरफ रोहित की बहुत डरी हुई और घबराहट वाली आवाज आती है। हेलो पूजा जी, तुम ठीक हो ना? हेलो आप सुन रही हो ना? अच्छा मुझे अभी अपना एड्रेस दो कि आप कहाँ हो, मैं अभी आपको लेने आ रहा हूँ। पूजा रोहित की डरी हुई आवाज सुनकर बोली, क्या हुआ रोहित, तुम इतना क्यों डरे हो? और मैं ठीक हूँ, बल्कि घर ही आ रही हूँ, पर आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? पूजा की आवाज सुनकर रोहित राहत की सांस लेकर बोला, कुछ नहीं, बस एकदम से मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे आपको लेकर, बस इसलिए आपको कॉल किया था। रोहित यह बात छुपा लेता है कि मोना ने उसे सब कुछ बता दिया था कि कैसे पूजा की जान जाते जाते बची। रोहित की बात सुनकर पूजा को मास्क वाली लड़की यानी मोना की आखिरी बात याद आती है जो उसने जाते हुए बोली थी कि तुम आज बची तो इसकी वजह वो व्यक्ति है जो तुमसे बहुत प्यार करता है और घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
हाँ, उस लड़की ने सच बोला था। वो बची तो रोहित के वजह से, जिसे पहले एहसास हो गया था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तभी वो इतना बेचैन और परेशान लग रहा है कॉल पर। पूजा ये सोच ही रही थी, तभी रोहित बोला, आप और कितनी देर से आ रही हो घर पर पूजा जी? रोहित की बात सुनकर पूजा अपनी सोच से बाहर आकर बोली, हाँ ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट और दूर हूँ। पूजा की बात सुनकर दूसरी तरफ से रोहित बोला, जो अपनी बालकनी में झूले पर बैठा था, जल्दी आओ, आपकी बहुत याद आ रही है पूजा जी। रोहित की आवाज में नमी और दर्द साफ सुनाई दे रहा था। पूजा समझ सकती थी कि रोहित का इस दुनिया में उसके सिवा कोई नहीं है, और यही वजह से उसने कई बार उससे बोला था कि वो चाहता है कि पूजा इस तरह की जॉब ना करे जहां उसे सादा ही डर लगा रहे कि उसे कुछ ना हो जाए। पूजा ये भी जानती है अगर उसे कुछ हुआ तो उसका पति इस पूरी दुनिया में अकेला रह जाएगा और शायद वो जीना ही नहीं चाहे। उस मास्क वाली लड़की ने उसके साथ उसके पति की भी जान बचा ली, जिसके लिए वो उसकी आभारी हो गई। पूजा यही सोच अपने आंखों से आंसू साफ करके मुस्कुरा कर बोली, बस 2 मिनट और पतिदेव। रोहित बोला, ओके जल्दी आओ पूजा। हाँ, लेकिन दोनों में से कोई कॉल नहीं काट रहा था। वो तो दोनों एक दूसरे की सांसों की आवाज सुन रहे थे। बाकी लोग भी मुस्कुरा रहे थे कि उनकी मैडम और सर में कितना प्यार है। कुछ देर बाद जब पूजा घर का मेन गेट खुलकर अंदर आती है तो उसे सीढ़ियों से रोहित आता देखता है, जिसे देख पूजा की आंखों में नमी आ जाती है और वो भागकर रोहित के पास आकर उसके गाले लगकर रोने लगती है। पूजा को इस तरह खुद से चिपक कर रोते देख रोहित उसे अपने बाहों में भरकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम इस तरह क्यों आकर मुझसे चिपक कर रोने लगी, कुछ हुआ क्या? रोहित जानता था कि पूजा डर चुकी है उस एक्सीडेंट से और उसे खोने से। पूजा रोते हुए बोली, सॉरी पतिदेव। रोहित हैरान होकर पूजा से अलग हो उसकी आंखों में देख बोला, किस बात के लिए सॉरी? पूजा अपने आंखों से आंसू साफ करके मुस्कुरा कर बोली, आपको इतनी रात में परेशान करने के लिए। रोहित भी मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, और आपको इस तरह रोना नहीं चाहिए वाइफी। इतना बोल रोहित पूजा को गोद में उठाकर सीढ़ियों से अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ मोना जैसे ही घर के अंदर आकर सीढ़ियों से अपने रूम में पूछती है तो रूम में अंधेरा था। मोना ये देख लाइट ऑन करके अपने चेहरे से मास्क निकालकर अलमारी के पास जाकर अपने बैग में से अपने कपड़े उतारकर उन्हें रखकर और फिर वापस अपनी नाइट ड्रेस पहन लेती है, पर वो जैसे ही पीछे पलटकर देखती है तो शॉक रह जाती है सामने का नजारा देख। आर्यन पूजा को शॉक देख बोला, आप वहां क्यों खड़ी, आओ सो जाओ। आर्यन मोना को अपने पास बेड पर आने का इशारा करके बोला। मोना जो शौक थी और आर्यन को इतना नॉर्मल व्यवहार करता देखकर हैरान होकर अपना सिर नीचे करके बेड पर आकर बैठकर बोली, आर्यन वो मैं। आर्यन मोना को देख बोला, मैंने कुछ पूछा आपसे क्या? मोना अपना सिर ऊपर कर आर्यन को कंफ्यूज होकर देखना में सिर हिला देती है। तो ये देख आर्यन बेड पर लेट कर बोला, तो आप आराम से सो जाओ, रात ज्यादा हो गई। इतना बोल आर्यन अपनी आंखें बंद कर लेता है। मोना आर्यन की बात सुनकर और उसके चेहरे के भाव देखकर समझ जाती है आर्यन उससे नाराज है कि इतनी रात को कहाँ जाती है वो इन कपड़ों में, बस वो अपनी नाराजगी उसे दिखाना नहीं चाहता। यही सोच मोना के आंखों में नमी आ जाती है और वो बेड पर लेटकर आर्यन को देखती है तो आर्यन उसकी तरफ पीट कर लेट जाता है। ये देख मोना की आंखों में रुके हुए आंसू बहने लगते हैं और वो धीरे धीरे जाकर आर्यन की पीठ से चिपक कर रोते हुए बोली, सॉरी हब्बी, प्लीज मुझे गुस्सा होकर मत सो। मोना को खुद से चिपक कर रोता देख आर्यन कसके अपनी आंखें बंद कर लेता है। नहीं रह सकता वो अपनी बीवी से नाराज। यही सोच आर्यन गहरी सांस लेकर वापस पलटकर मोना को अपने बाहों में भरकर उसके माथे पर किस करके बोला, बीवी मैं यह नहीं जानना चाहता कि तुम इतनी रात को किस काम के वजह से गई थी, तुम बस मुझे बता दिया करो, मैं ठीक हूँ और इतने समय में घर आ जाऊंगी ताकि मैं आपकी चिंता ना करूँ। इतना बोल आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो उठा और उसने मोना को बेड पर ना दिखकर कितना परेशान हो गया था, उसे लगा फिर से उसकी बीवी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। वो कहाँ है? उसने पूरे घर में उसे देखा पर उसे कहीं नहीं मिली और वो बालकनी में आकर उसे कॉल करने वाला था, तभी उसे मोना घर के बाहर बाइक पर आती देखी। तब उसने राहत की सांस ली। मोना जो आर्यन के सीने से चिपक कर रो रही थी, उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि आज ही उसने राहुल की वजह से आर्यन को रुलाया था और अब फिर वही किया। मोना आर्यन के आंखों से आंसू साफ करके बोली, ओके आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं जहां भी होगी आपको मैसेज करती रहूंगी, मैं ठीक हूं। इतना बोल मोना आर्यन के होठों पर अपने होठ रख उन्हें चूमने लगती है। ये देख आर्यन भी उसके किस में उसका साथ देने लगता है और दोनों किस करके सो जाते हैं। दूसरी तरफ पूजा का घर।
रोहित पूजा को अपने गोद में लाकर उसे आराम से बेड पर लिटाकर उसके पैरों के पास बैठकर उसका पेंट का हुक खोलने लगता है। ये देख पूजा शॉक होकर रोहित के हाथों को पकड़कर बोली, पतिदेव तुम भी ना, सीधा मेन काम करना है। इतना बोल उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन रोहित के चेहरे के भाव चेंज नहीं होते और वो अभी भी कठोर भाव में पूजा को घूर के देखकर बोला, अपने हाथ हटाओ वाइफी। रोहित की कड़क आवाज सुनकर पूजा बुरा सा मुंह बनाकर अपनी आंखें बंद कर रोहित के हाथों को छोड़कर बोली, लो कर लो मन की। पर रोहित पूजा की बात को इग्नोर करके पूजा का पैंट का हुक खोलकर उसे धीरे धीरे उतारने लगता है। पूजा बस ये सब देख सकती है। पूजा को बुरा लगा कि रोहित को जो चाहिए उससे मतलब है, वो यह नहीं जानना चाहता कि वो कितनी थक गई और क्या उसे कहीं चोट तो नहीं लगी, वो ठीक है या नहीं। पूजा चाहकर भी ऐसे ख्यालों को अपने मन में आने से नहीं रोक पा रही थी। रोहित पूजा का पैंट उतारकर उसे अच्छे से साइड में रख देता है और वो पीछे पलट कर देखता है तो पूजा नम आंखों से रोहित को देखकर अपने हाथों से अपनी पैंटी उतारते हुए बोली, लो आओ भर लो मन अपना। और अपनी आंखें बंद कर लेती है जहां से अब आंसू बहने लगते हैं। रोहित पूजा की बात सुनकर गहरी सांस लेता है और फिर साइड टेबल के नीचे रखे दवाई बॉक्स में से चोट पर लगाने वाली दवाई लेकर उसे बॉक्स को टेबल पर रख वो पूजा के उस पैर की चोट पर दबा लगाने लगता है जिसे मोना ने उसे बताया था कि हो सकता है पूजा भाभी के दाएं पैर में थोड़ी सी चोट लगी हो क्योंकि बाइक से वही पैर दब गया था। वो घुटनों के नीचे भाग पर दबा लगाने लगता है, बाकी सब इग्नोर करके। थोड़ी देर बाद जब पूजा को इस चीज का एहसास होता है तो अपनी आंखें खुलकर देखती है तो रोहित को उसकी पैर की चोट पर दबा लगाता देख पूजा हैरान हो जाती है और वो अपना सिर पर हाथ रख मन में बोली, ये भगवान वो क्या सोच रही थी और उसी सोच में उसने रोहित को किस तरह की बातें भी बोल दी यार। पूजा फिर अपने पैंटी को ऊपर कर उसे वापस पहनकर बोली, सॉरी मुझे लगा। तभी रोहित उस दवाई को वापस बॉक्स में रख बोला, रहने दो। और वो वहां से खड़ा होकर बालकनी की तरफ चला जाता है। पूजा रोहित के चेहरे के भाव देखकर खुद पर गुस्सा करते हुए बोली, पागल लड़की, तो अपने ही पति को गलत कैसे समझ सकती है। अब पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित से क्या बात करे। पूजा फिर अपने पैर की तरफ देखती है जहां चोट लगी थी और वे कुछ सोच दर्द में चीखते हुए बोली, आ मेरा पैर। और अपने उस पैर पर हाथ रख लेती है। रोहित जो बालकनी में खड़ा होकर चांद को देखकर कुछ सोच रहा था वो पूजा की दर्द भरी आवाज सुनकर जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट नीचे फेंक रूम के अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ पूजा जी, आप दर्द में क्यों चीखी। और वो बेड के पास आकर पूजा के पैरों के पास बैठकर जैसे ही पूजा के पैर को छूने वाला होता है तभी पूजा एकदम से उसके गाले लगकर बोली, सॉरी पतिदेव, मुझे माफ कर दो। रोहित ये देख बोला, इसका मतलब आप नाटक कर रही थी। इतना बोल रोहित पूजा को खुद से दूर कर देता है। पूजा हैरानी से रोहित को देखती है तो रोहित बेड के दूसरे तरफ जाकर लेट जाता है पूजा की तरफ पीठ करके। पूजा बस अपना मुंह खुले ये सब देखती रहती है और फिर अपना मुंह फुलाकर बोली, ठीक है अब मैं भी आपसे बात नहीं करने वाली। और वो भी रोहित की तरफ पीठ करके लेट कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्यास्त, सिंह विला, आर्यन और मोना का रूम। रोज की तरह मोना की नींद सुबह 10 बजे ही खुलती है। मोना अपने आंखें खोलकर पहले अपने पास बेड पर देखती है तो आर्यन नहीं था, इसका मतलब वो ऑफिस जा चुका है। फिर वो साइड टेबल पर देखती है, वहां नाश्ते की प्लेट और उसके नीचे एक पर्ची रखी थी, जिसे देख मोना मुस्कुराकर उस पर्ची को उठाकर बोली, आज मेरे हब्बी मेरे लिए लव लेटर लिख कर गए, मैं भी देखूं। इतना बोल मोना उस पर्ची को पढ़ती है, माय डियर वाइफी, गुड मॉर्निंग। मोना मुस्कुराकर बोली, वेरी गुड मॉर्निंग हब्बी। 10 बज गए, आप फ्रेश होकर नाश्ता कर लेना और घर में बाकी लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो ऑफिस आ भी सकती हैं और अगर सोना हो तो सो जाना। मोना इस पर सोचते हुए बोली, यहां से तो ठीक है रहेगा इनका ऑफिस जाना। यही सोच मोना बेड से उठकर बाथरूम में चली जाती है फ्रेश होकर तैयार होने ताकि वो आर्यन के ऑफिस जा सके। पूजा का घर पर सुबह से पूजा और रोहित में कोई बातचीत नहीं हुई। पूजा ने कोशिश की पर रोहित उसे इग्नोर करके घर का काम कर रहा था। नाश्ता करते हुए भी दोनों एक दूसरे से नहीं बोले रहे थे और यह बात पूजा के मम्मी पापा समझे रहे थे। मीना जी पूजा को देख बोली, क्या हुआ आज तुम जॉब पर नहीं गई। पूजा जो अपना सिर नीचे करके नाश्ता कर रही थी वो अपने माँ को देख बोली, मॉम वो मेरे पैर में चोट लगी थी इसलिए छुट्टी ली है। पूजा की बात सुनकर मीना जी राजीव जी की तरफ देख फिर हैरानी से बोली, क्या हुआ, कैसे लगी तुम्हें चोट। पूजा एक नज़र रोहित को देख जो उसके पास ही बैठा था और फिर अपने मॉम डैड को देख बोली, मॉम ज्यादा नहीं लगी, बस कल रात किसी का पीछा करते हुए बाइक से गिर पड़ी थी।
पूजा की बात सुनकर मीना जी शॉक होकर बोली, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ और तुमने हमें बताया भी नहीं? राजीव जी बोले, पूजा क्या अब इस लड़के के वजह से तुम हमें से अपनी चोट के बारे में नहीं बताओगी? राजीव जी रोहित को देखकर पूजा से बोले। पूजा कंफ्यूज होकर अपने मॉम डैड को देखकर बोली, पर डैड इसमें रोहित कहाँ से बीच में आया, और वैसे भी यह छोटी से चोट थी तो मैंने आप लोगों को बताना जरूरी नहीं समझा। रोहित ना कुछ बोल रहा था और ना उन्हें देख रहा था, शांति से बस नाश्ता कर रहा था। मीना जी उसे गुस्से से घूरे जा रही थी और फिर पूजा की बात और आग में घी डालने का काम करता है, जिससे मीना जी पूजा को देखकर बोली, बहुत अच्छा बेटा, अब क्यों तुम हमें इस बारे में बताने लगी? क्योंकि हम लोग तुम्हारा बुरा सोचते हैं। एक ही आदमी है जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है, जो घर पर बैठकर हमारा ही खाकर हम में ही लड़ाई करा रहा है। इतना बोल वो गुस्से में अपने पास रखा पानी का भरा गिलास उठाकर वो सारा पानी रोहित के चेहरे पर मारकर बोली, और देखो कैसे बेशर्मों की तरह हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर रहा है, जैसे इसका बाप रख कर गया हो। ये देख पूजा शौक रह जाती है, रोहित को देखती है जो अपने चेहरे से पानी साफ कर रहा था। पूजा गुस्से से खड़े होकर बोली, मॉम डैड ये सब क्या है? क्यों आप मेरी पति की बेइज्जती करते रहते हो? पूजा की गुस्से भरी बात सुनकर राजीव जी कड़क आवाज में पूजा से बोले, पूजा अब क्या तुम घर के संस्कार भी भूल गई कि अपनी माँ से कैसे बात करते हैं? पूजा जो रोहित के चेहरे से पानी साफ कर उसे रूम में जाने का इशारा कर रही थी, वो अपने डेड की बात सुनकर गुस्से में अपनी माँ की तरफ देख बोली, डेड ये बात आप माँ को समझो, जिन्हें ये भी नहीं पता कि दामाद से कैसे तरह व्यवहार करते हैं। पूजा की बात सुनकर मीना जी कुर्सी से खड़े होकर रोहित को देख बोली, जो खड़ा होकर जाने वाला था, दामाद और यह इसकी औका भी, यह इस घर की जमाई बनने की, अरे पता नहीं किस नाली के गंदे कीड़े को उठाकर इस घर में लेकर आए हो। अपनी माँ की बात सुनकर पूजा हैरानी से उन्हें देखती रह जाती है और फिर अपने डेड की तरफ देख बोली, डेड क्या आपकी यही सोच मेरे पति के बारे में? राजीव जी गहरी सांस लेकर पूजा को देख बोले, देखो मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ का कहने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन माँ नहीं, माँ बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते। और तुम ही सोचो, तुम्हारा पति केवल नाम का पति है, वरना वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है मुझे बताओ? क्या वो तुम हमारे परिवार के आगे सिर ऊपर करके कह सकता है कि वो तुम्हारा पति है? उसकी छोड़ो, क्या तुम कह सकती हो कि तुम्हारा पति भी तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है? क्या तुम्हें घर दिला सकता है? क्या वो तुम्हें नए कपड़े और गाड़ी दिला सकता है? वो क्या कर सकता है? पूजा की आंखों में आंसू आ गए थे। रोहित एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था राजीव जी की बात सुनकर, और उसे भी राजीव जी की कोई बात गलत नहीं लग रही थी। शायद उसने ही अपने औका से बड़ी लड़की से शादी कर ली। और वो कुछ सोच रूम में चला जाता है। पूजा अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना सिर पकड़कर बोली, क्यों आपको पैसे वाला लड़का चाहिए मॉम डैड? क्या मैं खुश हूं उसके साथ, यह आपको दिखाई नहीं दे रहा? पूजा रोते हुए बोली। पूजा की बात सुनकर राजीव जी मीना को कुछ इशारा करते हैं, जिसे समझ मीना जी टेबल के दूसरी तरफ से पूजा के पास आकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, हमें पता है मेरी बच्ची, लेकिन प्यार से घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए पति का जॉब करना जरूरी है, और तू भी कब तक खुद को चोट पहुंचाकर इस पुलिस की जॉब करेगी? राजीव जी भी पूजा के पास आकर पास वाली कुर्सी पर बैठकर बोले, अभी तुझे भले ही अपनी माँ की बात बुरी लग रही होगी, पर अगर तू हमारी बात मानकर एक अच्छे और हमारे बराबर वाले लड़के से शादी कर लेती है तो तू उम्र भर खुश रहेगी, साथ में राज करेगी, तुझे फिर पुलिस की जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूजा उनकी बात सुनकर चिढ़ते हुए खड़े होकर बोली, मुझे नहीं छोड़ना अपने पति को, और ना किसी अमीर और बड़े जॉब वाले लड़के से शादी करनी है। इतना बोल वो पलटकर सीढ़ियों से अपने रूम में चली जाती हैं। ये देख मीना जी अपना सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठकर बोली, क्या करूं मैं इस पागल लड़की का? पूजा गुस्से में जब रूम में आती है तो देखती है कि रोहित बेड के पास खड़ा होकर बैग में अपने कपड़े रख रहा था। ये देख पूजा कंफ्यूज होकर बोली, क्या हुआ रोहित, आप अपने बैग में सारे कपड़े क्यों रख रहे हो? रोहित बिना पूजा को देख अलमारी में से अपने बाकी कपड़े लाकर उन्हें बैग में रखते हुए बोला, मैं जा रहा हूं इस घर से। पूजा हैरान होकर बोली, मतलब क्या है आपके कहने का? और वो बैग में से कपड़े निकालकर उन्हें बेड पर रखने लगती है। ये देख रोहित चिढ़ते हुए बोला, आप क्या चाहती कि रोज मेरी बेइज्जती हो इस घर में और आपको सुनना पड़े मेरी वजह से? इससे अच्छा होगा ये कहानी यही खत्म कर देते हैं, ना मुझे बेइज्जती झेलने पड़ेगी और ना फिर आपको कोई कुछ बोलेगा, और आप चाहे तो कोई अच्छा सा अमीर लड़का देख उससे शादी कर सकती है। रोहित अपने कपड़े वापस बैग में रखते हुए बोला। पूजा रोहित की बात सुनकर पहले शौक और फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, और वो अलमारी के पास आकर अपने भी कपड़े भी उसमें से निकालकर बोली, तो फिर मैं भी आपके साथ जाने वाली हूँ पतिदेव, पर आपसे दूर नहीं होना और ना किसी और से शादी करना है मुझे।
और वो उन्हें कपड़ों को रोहित के कपड़ों के साथ बैग में जमाने लगती हैं। ये देख रोहित पूजा के कपड़े बैग में से निकाल कर बोला, यह क्या मजाक है पूजा जी, आप क्यों अपने परिवार, घर और जॉब को छोड़कर जाएगी मेरे साथ। पूजा भी गुस्से में रोहित के हाथों से अपने कपड़े वापस लेकर उन्हें बैग में रखकर बोली, जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, जहां आप वहां ही मेरा घर और फैमिली है बस। रोहित पूजा को घूर के देखकर बोला, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ रहूंगा, मेरे पास ना घर ना जॉब। इतना बोल फिर से पूजा के कपड़े निकलने लगता है तो ये देख पूजा पूरे बैग उठाकर रोहित से दूर करके बोली, तो मैंने कब कहा मुझे घर, गाड़ी या कोई महल चाहिए, आप जहां रखोगे वहां रह लूंगी, चाहे वो रोड साइड झोपड़ी ही क्यों ना हो, और आप जो खोगे उसी में आधा हिस्सा खा लूंगी, और कुछ नहीं होगा तो आपके साथ भूखे रह लूंगी। पूजा की बात सुनकर रोहित गहरी सांस लेकर बोला, ओके चलो मेरे साथ, लेकिन याद रखना, आपने एक बार भी बोला कि मुझे ये जगह पसंद नहीं या ये कचड़ा नहीं खाना तो मैं आपको वापस नहीं आने दूंगा। रोहित की बात सुनकर पूजा खुश होकर रोहित के गाले लगकर बोली, ओके पति देव, मैं आपके साथ कहीं भी जाने को तैयार हूं। रोहित पूजा को बाहों में भरकर मन में बोला, मेरे साथ रहकर 2 दिन में वापस घर आ जाएंगी। यही सोच रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मुस्कान तो पूजा के चेहरे पर भी थी, पर उसके जाने की वजह से या कुछ और वजह से ये तो पूजा को ही पता है और हमें आगे पता चलेगा। पूजा और रोहित फिर एक बैग में अपने कुछ कपड़े लेकर सीढ़ियों से नीचे आने लगते हैं। पूजा कसके रोहित का हाथ पकड़े हुए थी। नीचे सोफे पर बैठ मीना जी और राजीव जी यह नजारा देख शौक होकर खड़े हो जाते हैं। मीना जी बोली, तू इसे इस घर से बाहर छोड़ने जा रही है ना मेरी बच्ची। राजीव जी भी पूजा को देखने लगते हैं। रोहित और पूजा जो एक दूसरे को देख मुस्कुरा कर नीचे आ रहे थे, वो मीना जी की बात सुनकर उनके तरफ देखते हैं और फिर पूजा जाकर एकदम से उनके गाले लगकर रोने लगती है। और ये देख सभी शौक थे। रोहित अपने खाली हाथ को देख सोचने लगा, क्या है ये लड़की, अभी तो इतनी खुश होकर उसके साथ जा रही थी, अब अपने माँ के गाले लग रो रही है जैसे मैं इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा हूँ। मीना जी और राजीव जी कंफ्यूज थे। उन्हें लगा कि पूजा रोहित को जाता नहीं देखना चाहती, इसलिए रो रही है। राजीव जी दुखी सा चेहरा बनाकर पूजा के सिर पर हाथ रख बोले, बेटी जाने दे उसे, वो तुझे छोड़े तो शायद अपने लाइफ में कुछ कर पाए। अपने पिता की बात सुनकर पूजा रोते हुए अपने मां से अलग होकर बोली, पर मैं क्यों अपने पति को घर से बाहर छोड़ने जाऊंगी जबकि मैं खुद भी उनके साथ जा रही हूं। पूजा की बात सुनकर इस बार शौक मीना जी और राजीव जी को लगता है। दोनों के चेहरे पर शौक वाले भाव देखकर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सही है, उसकी बीवी कब किसको शौक दे किसी को भी नहीं पता होता। मीना जी पूजा को कंधे से पकड़कर उसे हिलाते हुए बोली, पागल लड़की, तो इस गरीब और भिखारी आदमी के साथ जाकर क्या करेगी। पूजा अपनी मां की बात सुनकर बोली, मां मैं अपने पति के साथ नहीं जाऊंगी तो क्या किसी नौकर के साथ जाऊंगी। पूजा की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। रोहित अपना सिर पकड़ लेता है। ये लड़की बोलने से पहले क्या सोचती नहीं है। राजीव जी पूजा को अपने तरफ मोड़कर बोले, मुझे पता बेटी तेरा मन नहीं घर छोड़कर जाने का, यह आदमी तेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है ना। राजीव जी घूर के रोहित को देख बोले, जिसे सुन रोहित जल्दी से ना में सिर हिला देता है। अरे भाई, उसने कब जबरदस्ती की इनकी बेटी के साथ, बल्कि जबरदस्ती इनकी बेटी ने की उसके साथ जाने की। पूजा रोहित को देख फिर अपने माँ बाप को देखकर बोली, पर जाना तो मुझे है इनके साथ, ये तो मना ही कर रहे थे मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। पूजा की बात सुनकर मीना जी और राजीव जी शौक और रोहित राहत की सांस लेता है, बच गया वो। मीना जी बोली, अब बस इस बात की कमी थी कि इसके वजह से तू हमसे झूठ भी बोले। राजीव जी बोले, देख मेरी बच्ची, तू कैसे रहेगी इसके साथ और कहाँ। पूजा गहरी सांस लेकर बोली, मैंने सोचा था कि मैं जाते समय आप दोनों के साथ गले लगकर रोगी, पर आप चाहते ही नहीं, अब मुझे खुशी खुशी ही जाना होगा। इतना बोल पूजा मुस्करा कर जाकर रोहित का हाथ पकड़कर बोली, चलो पति देव, यहाँ कोई नहीं मुझे रोते हुए विदाई करने वाला। पूजा अपने मॉम डैड को देखकर टेढ़ा मुंह बनाकर बोली, जिसे देख सब शौक थे, क्या ये कोई टीवी शो चल रहा है भाई, ये लड़की उसके साथ अपना घर छोड़कर झोपड़ी में रहने जा रही है, कोई पार्टी करने नहीं जो इतना खुश हो रही है। रोहित यही सोच रहा था तभी मीना जी गुस्से से बोली, पूजा तूने एक कदम भी आगे रखा तो समझना तेरी मां मर गई तेरे लिए। राजीव जी हाँ में सिर हिलाकर बोले, और डेड भी। पूजा अपने मॉम डैड की बात सुनकर नम आंखों से उन्हें देखकर बोली, ये माता जी, माँ यह आपने क्या बोल दिया, अब मैं जा ही नहीं सकती। पूजा की बात सुनकर मीना जी और राजीव जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चलो ये प्लान काम कर ही गया।
रोहित पूजा के चेहरे के भाव बदलते हुए देख रहा था और वो समझ चुका था फिर से उसकी बीवी अपने मॉम डैड पर एक बम ब्लास्ट करने वाली है। और अगले ही पल पूजा बोली, ये नाटक मुझ पर नहीं चलेगा मॉम डैड, और आपकी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, वो अब जाकर रहेगी। इतना बोल वो जाने लगती है, जिसे देख मीना जी और राजीव जी के चेहरे गुस्से वाले हो जाते हैं। रोहित भी जाने लगता है। तभी पूजा फिर से रोहित का हाथ छोड़कर अपने मॉम डैड के पास जाने लगती है। ये देख रोहित अपना सिर पकड़ लेता है, इसे जाना भी या नहीं कि बस नाटक करना है। थोड़े देर के लिए फिर से राजीव जी और मीना जी खुश होते कि उनकी बेटी उनके पास आ गई। लेकिन अभी सबसे बड़ा झटका लगना बाकी था सभी को, क्योंकि अगले ही पल पूजा अपने पिता के गले लग उनके पैंट की पॉकेट से कार की चाबी और वॉलेट में से 2 कार्ड निकालकर पलटकर रोहित के तरफ भागकर बोली, भागो पति देव। और रोहित का हाथ पकड़कर घर से बाहर जाने लगती है। राजीव जी शौक थे, उनके साथ हुआ क्या। मीना जी की आवाज सुनकर वो अपने शौक से बाहर आते हैं। अरे वो आपके गाड़ी की चाबी और पैसे वाला कार्ड लेकर भाग रही है अपने नालायक पति के साथ। राजीव जी, जिसे सुनकर सभी गार्ड को आवाज लगाकर बोले, तुम लोग क्या देख रहे हो, रुको इन्हें। वे 2 गार्ड हाँ में सिर हिलाकर रोहित और पूजा के पीछे भागते हैं और उनके पीछे मीना जी और राजीव जी। सबसे आगे पूजा और रोहित जो कार के पास पहुंच गए थे। पूजा कार में बैठकर उसे चालू कर देती है। रोहित ये देख बोला, पर हम पैदल जाने वाले थे, ये सब क्यों। पूजा रोहित के पीछे देखकर बोली, वो लोग आ रहे, तुम चल रहे हो या मैं जाऊं। इतना बोल वो जाने लगती है कार लेकर। रोहित ये देख जल्दी से कार का पीछे का गेट खुल चलते गाड़ी में बैठकर बोला, पर ये सब क्यों, मैं तो गरीब हूं ना पूजा जी। पूजा कार से मेन गेट तोड़कर कार को रोड पर ले जाते हुए बोली, तेल लेने गई तुम्हारी गरीबी, जब मेरे बाप पर पैसा है तो हम क्यों गरीब रहे। रोहित पूजा की बात सुनकर टेढ़ा सा मुंह बना लेता है, क्या यार, इस लड़की ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। दूसरी तरफ आर्यन के ऑफिस के सामने एक टैक्सी आकर रुकती है, जिसमें से एक लड़की सलवार सूट पहन बाहर आती है और फिर ऑफिस को देख गहरी सांस लेती है। आज पहली बार वो अपने चेहरे पर बिना मास्क लगाए आई है। वो कोशिश करेगी कि अपना डेविल वाला रूप यहाँ किसी को नहीं दिखाए, क्योंकि यह उसके प्यारे हब्बी का ऑफिस है और वो इस ऑफिस की लेडी बॉस। यही सोच मोना एक छोटी सी मुस्कान लेकर ऑफिस के अंदर प्रवेश कर जाती है। वो वेटिंग एरिया से होते हुए स्टाफ एरिया की तरफ जाने लगती है, पर यह भूल गई थी कि यहाँ उसे कोई जानता नहीं है, इसलिए किसी अनजान लड़की को सीधा स्टाफ एरिया की तरफ जाता देख एक लड़की जो मोना को पीछे से आवाज लगाते हुए बोली, 1 मिनट मिस। मोना उस आवाज को देख पीछे पलटकर देखती है तो एक खूबसूरत लड़की जीन्स शर्ट पहने उसकी तरफ आ रही थी। मोना उसे देख कंफ्यूज होकर बोली, जी। वो लड़की मोना के पास आकर उसे ऊपर से नीचे देखती है। पहले मोना को सादा कपड़े सलवार सूट में देख उस लड़की को मोना किसी गांव की गवार लड़की लगती है। मोना उस लड़की को खुद को देखता देख बोली, क्या हुआ। वो लड़की बुरा सा मुंह बनाकर बोली, तुम कौन हो और बिना परमिशन के सीधा कहाँ घुसी चली जा रही हो। तुम्हें पता नहीं ही सिन ग्रुप का ऑफिस है और यहाँ तुम जैसे भिखारी का आना मना है। मोना अपने सामने खड़ी घमंडी लड़की की बात सुनकर हैरान हो जाती है और वो जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है तभी वो लड़की जोर से आवाज लगाकर बोली, सिक्योरिटी, ये लड़की अंदर कैसे चली आ रही है। उस लड़की की बात सुनकर 2 गार्ड जो गेट पर खड़े थे वो भागते हुए उनके पास आकर बोले, सॉरी मैडम। वो लड़की गुस्से से बोली, सॉरी क्या, इसे भिखारी लड़की को बाहर निकालो। उस लड़की की बात सुनकर वे दोनों जी मैडम बोल मोना को बाहर चलने का इशारा करते हैं। मोना जो हैरान थी उसके साथ क्या हो रहा है, अब उसके चेहरे पर गुस्से वाले भाव आने लगे थे। मोना उस लड़की से बोली, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की मोना की बात सुनकर हंसते हुए बोली, क्यों, क्या करोगी मेरा नाम जानकर। मोना नॉर्मल टोन में बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें इस जॉब से निकलवा सकती हूँ। मोना की बात सुनकर वो लड़की एकदम से जोर जोर से हंसने लगती है और फिर गुस्से से बोली, 2 कौड़ी की लड़की, तेरी औकात भी है मुझे जॉब से निकालने की। इतना बोल मोना के चेहरे पर थप्पड़ रसीदने वाली होती है, लेकिन उससे पहले मोना उसका हाथ पकड़ लेती है। वो दोनों गार्ड ये देख हैरान रह जाते हैं। वो लड़की पूजा के हाथ से अपने हाथ की कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, यू छोड़ो मेरा हाथ। पर मोना ने उसके हाथ को इतना टाइट पकड़ा हुआ था कि दर्द में उसकी चीख निकल गई थी। वे दोनों गार्ड जैसे ही मोना को पकड़ने वाले होते हैं तो उससे पहले मोना एक उल्टे हाथ से दोनों के गाल पर एक एक जोर का थप्पड़ रसीद कर बोली, हाथ भी लगाया तो और मारूंगी, जाओ दूर खड़े हो। मोना की बात सुनकर वे दोनों आदमी दूर खड़े हो जाते हैं अपने अपने गाल पर हाथ रखकर।
वे लोग समझ चुके थे एक ही थप्पड़ में कि इसका हाथ नहीं हटोड़ा है। उस लड़की की चीख सुनकर स्टाफ एरिया से सभी स्टाफ लोग आकर यह नजारा देखने लगते हैं। उस लड़की कुछ दोस्त आगे आते हैं जिनमें कुछ ज्यादातर लोग लड़के थे। एक बॉडी बिल्डर लड़का मोना से बोला, ये लड़की छोड़ हाथ नैना का। और नैना का हाथ पकड़ उसे मोना के हाथ से छोड़ने लगता है और नैना को मोना से दूर करके नैना के हाथ को देख बोला, नैना ये सब क्या है, इसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा हुआ था। नैना अपने सामने खड़े लड़के को देख एकदम से उसके गाले लगकर रोते हुए बोली, विकी देखो ना, इसने मेरे साथ बदतमीजी की क्योंकि मैंने इसे बिना परमिशन के ऑफिस के अंदर नहीं जाने दे रही थी। वहां खड़े सभी लोग यह नजारा देख रहे थे और वे लोग नैना की बात सुनकर मोना को देखते हैं जो अभी भी नैना को घूरे जा रही थी। विकी नैना की बात सुनकर नैना को खुद से अलग कर उसके आंखों से आंसू साफ करके बोला, कोई बात नहीं, इसमें बाहर निकालता हूं, रुको। इतना बोल वो नैना को अपने पीछे कर मोना की तरफ देख बोला, ये लड़की तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आई और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरी गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाने की। मोना अपने सामने खड़े लड़के की बात सुनकर नॉर्मल टोन में बोली, पहले अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो इसकी हिम्मत कैसे हुए मेरे ऊपर हाथ उठाने की। मोना की बात सुनकर सभी नैना को देखते हैं। विकी भी अपना सिर मोड़कर नैना को देख बोला, क्या तुमने ऐसा किया नैना। नैना विकी की बात सुनकर और बाकी सभी को खुद को देखता देख जल्दी से नामे सिर हिलाकर बोली, नहीं बेबी, यह लड़की झूठ बोल रही है, पहले इसने मुझे धमकी दी कि यह मुझे जॉब से निकलवा देगी, तभी मुझे गुस्सा आया था। नैना विकी का हाथ पकड़कर बोली, ये देख। और नैना की बात सुनकर विकी मोना को देख बोला, तुम कौन होती हो नैना को जॉब से निकालने वाली, और तुम आई कैसे अंदर। और फिर साइड खड़े दोनों गार्ड को देखकर बोला, तुम लोग क्या देख रहे हो, इस बाहर निकालो। मोना सामने खड़े लड़के की बात सुनकर अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान से उन दोनों गार्डों को देखती है तो वे दोनों गार्ड अपने गाल पर हाथ रख लेते हैं। विकी ये देख गुस्से में बोला, तुम्हें क्या बार में कोई बात समझ में नहीं आती क्या, निकालो इसे बाहर। वे दोनों गार्ड अपना सिर नीचे कर लेते हैं। ये देख विकी उन्हें घूर के देखकर बोला, तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा, पहले इसे बाहर निकलता हूं। इतना बोल वो मोना के करीब आने लगता है। तभी एक लड़का विकी के कंधे पर हाथ रख बोला, जो विकी का ही दोस्त था, रुक यार, वो लड़की है, उसके साथ बदतमीजी करना सही नहीं होगा। विकी उस लड़के की बात सुनकर उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर बोला, लड़की है तो क्या दादागिरी दिखाएगी सब पर। विकी की बात सुनकर सभी लड़की और लड़कों को सामने खड़ी मासूम सी देखने वाली लड़की के लिए बुरा लगता है। और वहां किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो विकी को रोक सके, क्योंकि उसने अपने अच्छे दोस्त की बात भी नहीं मानी तो वे लोग कैसे उससे पंगा ले सकते हैं। नैना के चेहरे पर मुस्कान थी। अब गई यह लड़की। विकी मोना के सामने आकर बोला, तुम में बहुत घमंड है ना लड़की, आज तुम्हें पता चलेगा तुमने किससे पंगा लिया। इतना बोल वो मोना का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जाने लगता है। मोना चाहती तो इसको यही सबक सिखा सकती थी, पर वो ऐसा कुछ नहीं करती। पर तभी एक कड़क आवाज पूरे वेटिंग एरिया में सुनाई देती है, जिसे सुनकर विकी वहीं रुक जाता है और बाकी सब भी अपने पीछे देखते हैं तो सीईओ के केबिन के बाहर जाने वाली लिफ्ट में से आर्यन बाहर आ रहा था और उसके पीछे लिली भी आ रही थी, जिसके हाथों में कुछ फाइल भी थी। आर्यन को देख सब लोग अपना सिर करके खड़े हो जाते हैं। आर्यन को देख मोना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आर्यन एक नज़र सभी को देख फिर सामने खड़ी लड़की यानी अपनी बीवी को देखता है और फिर उसकी नज़र मोना के हाथ पर जाती है, जिसे उसके स्टाफ के एक लड़के ने पकड़ा हुआ था। ये देख आर्यन के चेहरे के भाव कठोर होने लगते हैं। मोना आर्यन के चेहरे पर गुस्से और जलन वाले भाव देख पा रही थी। आर्यन को देख नैना उसके पास आते हुए बोली, सीईओ सर, ये लड़की बिना परमिशन के ऑफिस में अंदर चली जा रही थी और मेरे रोकने पर इसने मेरा हाथ इतनी टाइट पकड़ा कि इसमें अभी तक दर्द हो रहा है, और विकी सर इसे हमारे ऑफिस से बाहर ही निकाल रहे थे। आर्यन जो मोना के उस हाथ को घूरे जा रहा था जिसे विकी ने अभी तक पकड़ा हुआ था, वो नैना की बात सुनकर एक शब्द बोला, फायर। जिसे सुनकर नैना शॉक रह जाती है। बाकी सभी भी हैरान थे कि उनके बॉस ने ऐसा क्यों किया। नैना जैसे ही आर्यन से कुछ बोलने वाली होती है तो आर्यन विकी और मोना के पास आने लगता है। ये देख विकी जल्दी से मोना का हाथ छोड़ देता है। मोना जाकर आर्यन के गाले लग जाती है जो उसके पास ही आ चुका था। ये देख सब हैरान रह जाते हैं। आर्यन भी मोना को अपने बाहों में भरकर बोला, तुम ठीक हो ना बीबी। आर्यन की बात सुनकर मोना अपना सिर ऊपर करके उसके आंखों में देख हाँ में सिर हिला देती है। ये देख सभी हैरान और शौक थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस गरीब सी दिखने वाली लड़की को उनके बॉस ने क्यों गले लगाया हुआ है। विकी अपना सिर नीचे कर लेता है। वो समझ चुका था कि यह मामूली सी देखने वाली लड़की कोई आम लड़की नहीं है।
हैरान तो सबसे पीछे खड़ी लिली भी थी, पर वो थोड़ा समझ चुकी थी यही लड़की उनकी लेडी बॉस है, तभी उनके बॉस अपनी मीटिंग छोड़ इतनी जल्दी में वहां आए। लिली सोच ही रही थी कि तभी आर्यन विकी को देख बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरी बीवी का हाथ पकड़कर उसे मेरे ही ऑफिस से बाहर करने की। विकी अपना सिर नीचे करे हुआ था, वो आर्यन की बात सुनकर अपना सिर ऊपर करके आर्यन और मोना को देख बोला, सॉरी सर, वो मुझे नहीं पता था। आर्यन विकी की बात सुनकर बोला, अब तुम दोनों जाओ बाहर। आर्यन विकी और नैना की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला और फिर मोना का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। आर्यन की बात सुनकर विकी और नैना शॉक हो परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करें। मोना आर्यन के साथ चलते हुए बोली, हब्बी, लेकिन आर्यन मोना को भी घूर के देखता है, जिससे मोना अपना सिर नीचे कर उसके साथ लिफ्ट की ओर जाने लगती है। लीली एक नज़र विकी और नैना को देख गहरी सांस लेती हैं, ये दोनों ही कुछ ज्यादा ही थे उनके ऑफिस में जिनसे सभी परेशान थे, यही सोच वो भी पलट कर चली जाती है। बाकी सभी नैना और विकी को निराशा भरी नजरों देखकर वापस अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। सभी के जाने के बाद विकी गुस्से से नैना के पास आकर बोला, क्या तुम में दिमाग नहीं है जो बिना उसके बारे में जाने उसे ऑफिस से बाहर निकाल रही थी। नैना भी विकी की बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, मुझे क्या सपने हो रहे थे कि सीईओ सर के इतने करीब है वो भिखारी लड़की। विकी बोला, सपने नहीं हो रहे थे तो पूछ तो सकती थी, अब देखो तुम्हारे वजह से मेरी जॉब भी गई। नैना बोली, मेरी वजह से कैसे गई, मैंने कहा था तुमसे उसका हाथ पकड़कर ऑफिस से बाहर जाने के लिए। विकी गुस्से में अपना सिर पकड़ लेता है। तभी वे दो गार्ड जिन्होंने विकी की बात ना मानकर अपनी जॉब बचा ली थी, वे दोनों उनके पास आते हुए बोले, बहुत हुआ यहाँ तमाशा, जो भी बात करनी है वो ऑफिस से बाहर करना, समझे क्या। उन दोनों गार्ड की बात सुनकर नैना और विक्की उन्हें घूर के देखते हैं और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आर्यन मोना को लेकर अपने केबिन में आता है और मोना को अपनी कुर्सी पर बैठाकर बोला, आपको भूख लगी होगी ना। मोना हाँ में सिर हिला देती है। ये देख आर्यन मोना के होठों पर किस करके बोला, ओके मैं अभी भेजता हूँ। इतना बोल वो जाने लगता है। ये देख मोना उसका हाथ पकड़कर बोली, पर आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आपको नहीं खाना। आर्यन मोना को देख बोला, नहीं मैंने कुछ समय पहले ही खा लिया था और अभी मीटिंग करने जा रहा हूं, तो लीली से बोलकर आपके लिए कुछ खाने के लिए भेज दूंगा। आर्यन की बात सुनकर मोना हाँ में सिर हिलाकर उसका हाथ छोड़ देती है और आर्यन केबिन से बाहर आकर लीली के साथ जाते हुए बोला, किसी अच्छे होटल से अच्छा सा खाना ऑर्डर कर दो। लीली हाँ में सिर हिलाकर बोली, जी सर, और फिर सोचकर हिचकते हुए बोली, सर यही हमारी लेडी बॉस है ना। आर्यन हाँ में सिर हिलाकर एक केबिन में चला जाता है। लीली पहले शौक और फिर मुस्कुराकर मोना के लिए अच्छा सा ऑर्डर करके वो भी उस केबिन के अंदर चली जाती है। केबिन के अंदर मीटिंग में मौजूद लोग जो अपने अपने कुर्सियों पर बैठकर अपने अपने डिपार्टमेंट की फाइल लिए थे, आर्यन को अंदर आता देख सभी अपनी अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। आर्यन अपनी सीईओ की कुर्सी पर बैठकर सभी को बैठने का इशारा करके मीटिंग शुरू करने का इशारा कर देता है, जिसे समझ सबसे पहले एचआर हेड अपनी कुर्सी से खड़ा होकर सामने एलईडी टीवी पर पिछले महीने का डाटा बताने लगता है। आर्यन बीच में उसे रोककर उनकी गलती भी बता रहा था और किसी किसी को सुना भी रहा था। जब उसे पता चलता है इनका पिछले महीने का डाटा इस महीने से ज्यादा था। पूरे केबिन में डर का माहौल बना हुआ था। लीली जो आर्यन के पीछे खड़ी थी उसे भी लग रहा था कि उनके सर ज्यादा गुस्से में है। वैसे आर्यन किसी पर गुस्सा नहीं होता था, पर आज ही ऐसा था। हो सकता है कि आज उनकी वाइफ के साथ जैसा व्यवहार किया स्टाफ के लोगों ने उस वजह से हो। इधर आर्यन के केबिन में मोना जो कुर्सी पर बैठी थी, तभी केबिन का गेट नोककर एक आदमी बोला, मैडम आपका ऑर्डर था। मोना उस आदमी को देख हाँ में सिर हिला देती है। वो मोना के आगे टेबल पर खाने का बॉक्स रखकर चला जाता है। मोना कुछ सोचकर उस बॉक्स को खोलकर सभी डिश की फोटो खींच उन्हें आर्यन के फोन पर भेजने लगती है। उसे पता था कि आर्यन का मूड खराब है और उसने कुछ खाया भी नहीं होगा और उससे झूठ बोल मीटिंग में चला गया। मोना एक डिश खाते हुए भी अपनी सेल्फी खींच आर्यन को भेजते हुए लिखती है, माय डियर हबी, देखो ये खाना कितना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको तो नहीं खाना है। मोना जानबूझकर अपने होठों से अपनी उंगली चाटते हुए फोटो आर्यन को भेज रही थी। दूसरी तरफ मीटिंग रूम में आर्यन जो गुस्से से सभी स्टाफ के लोगों को देख उन्हें डांट रहा था, उसके आगे टेबल पर रखा फोन की स्क्रीन एकदम ऑन होती है और फिर लगातार कई सारे मैसेज गिरते हैं। ये देख सभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने सीईओ बॉस को जो अपने फोन को देखे जा रहे थे, फिर कुछ सोच अपने फोन को उठा लेता है।
आर्यन जैसे ही पहले फोटो पर क्लिक करें मैसेज बॉक्स में देखता है तो वो कई सारे फोटो देख हैरान रह जाता है कि यह सब क्यों भेज रही है। उसकी बीवी उसे पर उसकी उंगली मोना के होठों वाली फोटो पर रुक जाती है और उसके दिल की धड़कन तेज होने लगती है। यार उसकी बीवी को समझना चाहिए, इसी फोटो नहीं भेजना चाहिए जब वो मीटिंग में हो। बाकी सभी लोग अपने सीईओ सर को पहली बार मीटिंग से ज्यादा अपने फोन पर ध्यान देता देख हैरान थे और कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देख रहे थे क्या बात है और किसका मैसेज आया है जिसने उनके बॉस का ध्यान अपने तरफ खींच लिया है। लीली जो आर्यन के पीछे ही खड़ी थी वो सभी को देख फिर धीरे से आर्यन के फोन की स्क्रीन की तरफ देखती है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आर्यन जिस फोटो को देख रहा था उसमें उनकी लेडी बॉस खाना खाते हुए अपने उंगली को होठों से चाट रही थी। लीली फिर शौक में ही आर्यन के चेहरे को देखती है जिसे देख वो समझ जाती है कि आर्यन के दिमाग में क्या चल रहा है। गलती इसमें उसके बॉस की भी नहीं है। अरे कोई लड़की इस फोटो भेजेगी तो आदमी का ध्यान काम पर लग ही नहीं सकता। लीली फिर मीटिंग में बैठे सभी लोगों को देखती है जो उनके बॉस को देख रहे थे कंफ्यूज होकर। ये देख लिली सभी को एक मुस्कान पास कर देती है जिसे देख कुछ लोग समझ जाते हैं जिन्हें पता था कि उनके बॉस की शादी हो चुकी है। वे सभी भी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और अपने पास बैठे आदमियों को बताने लगते हैं कि उनके बॉस शौक में उनके लेडी बॉस के वजह से है। फिर सभी के चेहरों पर आ जाती है मुस्कान। आर्यन का ध्यान उस फोटो से हटाने के लिए लीली हल्का सा खांसती है जिससे आर्यन अपनी गहरी और लंबी सोच से बाहर आकर सभी को देखता है जो मुस्करा रहे थे। आर्यन फिर अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला, तो बाकी की मीटिंग कल होगी, आप लोग जा सकते हैं और अपने अपने काम को सही करके लाना। इतना बोल आर्यन जल्दी में वहां से चला जाता है। बाकी सभी लोग अपने कुर्सी पर वापस बैठ राहत की सांस लेकर लीली को देख बोले, लीली मैडम क्या बॉस की यह हालत लेडी बॉस की वजह से हुई? लीली मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है जिसे देख सभी खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो है जो उनके बॉस की हालत खराब कर सकती है, वरना वो ही आज सभी की हालत खराब कर रहे थे। और सभी हंसते हुए जाने लगते हैं। इधर आर्यन तेज कदमों से अपने केबिन की ओर आ रहा था। उसे एकदम से इतनी गर्मी लगने लगी थी कि उसने अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल लिए थे। आर्यन जैसे ही अपने केबिन में जाने वाला था तभी एक लड़की आर्यन के पास आकर बोली, बॉस इस फाइल पर आपके साइन। आर्यन उस लड़की को घूर के देखकर बोला, तुम मीटिंग की समय कहाँ थी? अपने बॉस को गुस्से में देख वो लड़की अपना सिर नीचे करके बोली, सॉरी बॉस वो ये। आर्यन उसे इग्नोर करके बोला, कल आना अब मीटिंग में। इतना बोल वो केबिन में चला जाता है और अंदर से केबिन लॉक कर लेता है। ये देख वो लड़की बस शौक से अपने बॉस को ऐसा करते हुए देखती रह जाती है। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही लिली मैडम पर पड़ती है जिसे देख वो लिली के पास आकर बोली, लिली मैडम वो सर इतनी जल्दी में केबिन में क्यों गए कि उन्होंने मुझे भी डांट दिया बिना गलती से? वो लड़की रोनी सी शकल बनाकर बोली जिसे सुनकर मोना मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रख बोली, गलती तुम्हारी टाइमिंग की है, इस समय कोई भी उन्हें रोकता तो वो डांट खाता। वो लड़की अपना सिर ऊपर कर कंफ्यूज होकर लीली को देखती है। लीली उस लड़की से धीरे से बोली, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वो लड़की हाँ में सिर हिला देती है तो लिली उसे बस एक टेढ़ी मुस्कान देकर चली जाती है। वो लड़की कंफ्यूज होकर लीली को जाते हुए देखती है, फिर एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। लीली पीछे पलट हाँ में सिर हिला देती है जिसे देख वो लड़की भी मुस्कुराते हुए चली जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।